आई थिंक फेलियर तो मेरी लाइफ में हर दिन मैं फील करता हूँ। कोई ऐसे क्वांटम डिफाइन नहीं किया जा सकता फेलियर का। हम्म। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, थॉट भी नहीं था कि ऑल्टरनेट करियर क्या होगा। आई वाज लाइक फुल थ्रॉटल वर्किंग फॉर सिविल सर्विसेज ओनली। आज हमारे साथ हैं मिस्टर प्रतीक जैन, जो एक बहुत यंग आईएएस ऑफिसर हैं, उत्तराखंड कैडर मिला है इनको। और हम इनसे जानेंगे कि कैसी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एस्पिरेंट्स बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो उनको क्या सोचना चाहिए, उनके लिए लाइफ कैसे होनी चाहिए, और एज एन यंग आईएएस ऑफिसर उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनका जो डेली रूटीन है वो कैसा रहता है। तो वेलकम प्रतीक ऑन अवर चैनल, अपनी क्लास। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मुझे अभी पता चला कि आपकी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई है, उसके लिए भी आपको बहुत बधाई। तो थैंक्स सबसे अ लॉट। पहले आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन कैसे रही, एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो मैं अजमेर से हूँ। आई एम फ्रॉम अजमेर इन राजस्थान। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अजमेर ओनली। तो जो अर्ली स्कूलिंग था वो वहीं पे हुआ, सेंट स्टीवन स्कूल में। और इन माय अर्ली लाइफ आई वुड से बोथ माय पेरेंट्स आर इन गवर्नमेंट सर्विस। तो हमेशा ऐसे उस सर्कल में डेफिनेटली रहता था। दे आर नॉट सिविल सर्वेंट्स बट स्टिल दे यूज्ड टू टॉक अबाउट देयर बॉसेस। सो आई केप्ट हियरिंग कि हाउ लाइफ इन द सिविल सर्विसेज इज। सो दिस वाज माय अर्ली लाइफ एट होम। ओके, तो बहुत बचपन से आपने डिसाइड किया हुआ था कि जिन बॉसेस की पेरेंट्स बात करते थे वही बॉस बनना है एक दिन। नहीं, ऐसा तो नहीं है डिसाइड कर रखा था, बट समवेयर इन द बैकग्राउंड ऑफ माई माइंड दिस थिंग वाज आल्सो देयर कि हाँ, सिविल सर्विसेज में लाइफ इज वेरी गुड एंड द काइंड ऑफ वर्क यू गेट ऑन अ डे टू डे बेसिस इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में था। दो आई डोंट थिंक ऐसे 12th तक या इवन आफ्टर एंटरिंग द कॉलेज ऐसे कोई सीधा सीधा माइंडसेट था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी ही है। तो आपने एग्जैक्टली कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और कब आपको ये स्ट्रक हुआ कि क्यों ना यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ठीक से स्टार्ट कर दी जाए? I would say I think at the end of second year I had made up my mind कि I would study for civil services. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कॉलेज में जैसे हम लोग गए वाज इन बिट्स पिलानी विथ यू। तो कॉलेज में जाते ही ऐसे पीपल स्टार्ट फिगरिंग आउट कि व्हाट विल बी देयर स्ट्रीम ऑफ करियर वुड बी। कॉलेज में जाने से पहले आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ अस थिंक अबाउट कि किस तरह का करियर होना चाहिए। ऑलमोस्ट सब ऐसे सोचते हैं कि इंजीनियर्स बन जाएंगे, बट कॉलेज में जाते ही दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन जो आपके सामने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो ऐसे पास आउट होने वाले होते हैं, दे पोज इट इन फ्रंट ऑफ यू कि व्हाट इज योर करियर स्ट्रीम। एंड आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज द राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि आपका क्या करियर होना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। आई कंपेयर्ड ऑल दी ऑप्शंस कि एमबीए करना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में ही जाना चाहिए या फिर सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए या फिर कोई और गवर्नमेंट जॉब या सोशल सर्विस। सो देयर वर मेनी ऑप्शंस, ऑल आर ब्रिलियंट ऑप्शंस। आई एंडेड अप चूजिंग दिस करियर लाइन एंड ऐसे थैंकफुली आई गॉट इनटू इट। ओके, आपको शायद याद नहीं होगा, अब आपने वो पॉइंट रेज किया है कि हम लोग साथ में थे बिट्स में। तो आप ही पहली बार मेरे लिए भी नोट्स लेकर के आती हो किसी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए दिल्ली से। और मेरा सिलेक्शन तो हुआ नहीं, हालांकि मैंने कॉलेज पर एक अटेम्प्ट दिया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया इस लाइन में आ जाता हूँ। एनीवेज, तो आपको एज एन आईएएस ऑफिसर बहुत डाइवर्स लाइफ होती है। जब भी मैंने जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे बात की है, रेवेन्यू सर्विस में आपका काफ़ी एक ही स्ट्रीम है जिसमें आपको काम करना है, पुलिस सर्विस में भी उतना डाइवर्स नहीं हो सकता है। तो आप एग्जैक्टली किस डोमेन में ज़्यादा काम करना चाहते हैं और अभी तक का जो लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है सर्विस में, वो कैसा रहा है? या जैसा कि आपने बताया कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यू गेट टू वर्क इन डिफरेंट डोमेन्स, बट ऑनेस्टली ऐसा आईएएस में घुसने से पहले मैनी ऑफ अस थिंक कि आई विल वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन और आई विल वर्क इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। बट अंदर घुसने के बाद इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज यू गेट टू टेक व्हाट कम्स टू यू रादर देन यू चूजिंग समथिंग जो कि प्रॉबली थोड़ा हायर लेवल पे जाएंगे तो हो जाता है, बट स्टिल एट द एंट्री स्टेज और आई वुड से आप डीएम भी जब तक बन जाते हो, which is like approximately for the first 8 to 10 years of your service, I don't think कि आप एक ही पर्टिकुलर स्ट्रीम पे बहुत ज़्यादा पुश कर सकते हो। ऐसा होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। इट ऑल्सो डिपेंड कि उस डिस्ट्रिक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कोई डिस्ट्रिक्ट या फिर कोई कार्डर एजुकेशन में ऑलरेडी अच्छा कर रहा हो सकता है कोई हेल्थ में ऑलरेडी अच्छा कर रहा हो, तो यू ट्राई टू वर्क ऑन सम अदर स्ट्रीम। सो ये जो
चीज़ है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में काम करना चाहोगे, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट और जैसे और एंड ऑन द टाइम. जैसे अभी इट्स लाइक फायर फाइटिंग टाइम अगेंस्ट द कोविड. सो सिविल सर्विसेज में आई थिंक every one of us are fighting against this particular thing only, and this will take आराम से 6-7 months. खत्म होने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा. सो या बट स्टिल अगर ऐसे मैं बोलूँ कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में मेरा मन है तो मेरे ख्याल से एजुकेशन और हेल्थ, बिकॉज जस्ट बिकॉज कि इंडिया का नॉर्मल स्टेटस इन दोनों एरियाज में काफ़ी मतलब रिलेटिवली थोड़ा बुरा है. एंड इफ वी वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर स्ट्रीम्स आई थिंक ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे हम सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. तो हाँ, मैं आपके इस पॉइंट को डेफिनेटली पूरा सपोर्ट करता हूँ कि हेल्थ पैरामीटर्स और एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, और उसी थॉट प्रोसेस से हम लोगों ने भी काम स्टार्ट किया, हालांकि हमारा बहुत एक छोटे स्केल पर है. तो ये जो एक और बात आती है कि जैसे आपने बोला कि डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो एक परफेक्ट जर्नलिस्ट का रोल प्ले करना पड़ता है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होगा आपको. तो वो कितना जल्दी ट्रांजिशन करना कितना डिफिकल्ट होता है और वो कितना चैलेंजिंग होता है कई बार? यार आई वुड से कि हाँ, एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन का इतना टाइम नहीं मिलेगा, बट स्टिल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वी आर एक्सपोज टू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स वर्किंग इन द सेक्रेटेरिएट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मैं उनको देख के ऐसा नहीं फील करता कि वो जनरलिस्ट हैं. आई रादर फील कि दे आर स्पेशलिस्ट इन ऑल द डोमेन्स. मतलब उन्हें मैं कुछ भी दे दूंगा, दे विल डिलीवर. सो क्योंकि आप हर तरह का इतना ब्रॉड तरीके से आप इनिशियल लेवल से ही काम करना चालू कर देते हो, तो आपको जो होराइजन है वो अकॉर्डिंगली बिल्डअप हो जाता है. वो जो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट वाला डिबेट है, आई डोंट ऐसे सब्सक्राइब टू दैट, बिकॉज आई समहाउ फील कि IAS पीपल हु वर्क हार्ड ड्यूरिंग देयर करियर्स टर्न अप लाइक गुड स्पेशलिस्ट इन एनी पर्टिकुलर फील्ड. राइट. ओके. तो जब आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के पहले कभी कोई और दूसरा अल्टरनेट करियर भी कभी सोचा था कि अगर IAS नहीं तो ये कर सकता हूँ? नहीं, मतलब ऐसे एटलीस्ट ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन टाइम तो बिल्कुल ऐसा नहीं, थॉट भी नहीं था कि ऑल्टरनेट करियर क्या होगा. आई वाज लाइक फुल थ्रॉटल वर्किंग फॉर सिविल सर्विसेज ओनली. Probably I would have ended up in teaching because I like teaching had I not cleared civil services, but still ऐसे कोई clear frame of mind नहीं था. Okay. तो एक बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बीच में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ट्रेनिंग को सारे जो भी ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं अपनी लाइफ का. तो ट्रेनिंग में एग्जैक्टली क्या रूटीन रहता था, आप लोग क्या सीखते थे, और क्या चीज़ ऐसी थी जो ट्रेनिंग ने आपको पहले के प्रतीक से बाद के प्रतीक में कन्वर्ट कर दिया? I think discipline forms a very important part of training at Labasna. बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से रहना पड़ता है. काफ़ी सारे अच्छे एटिकेट्स होते हैं जो सीखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू आर आस्किंग अबाउट द रूटीन जो हम लोग फॉलो करते थे. तो लेट्स बिगिन एट लाइक 6 in the morning. तो हमारा फॉल इन टाइम होता था इन द मॉर्निंग एट 6:05. दिस वाज द फॉल इन टाइम फॉर PT इन द मॉर्निंग. तो कभी PT होता था, रनिंग भी होता था, योगा भी होता था. तो दीज वर डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमें कर सकते थे. वी वर गिवन ऑप्शंस इनमें से कुछ चूज करने के लिए. बट स्टिल जब 6:05 AM पे फॉल इन होता था तो उससे पहले शेव करके जाना होता था. उससे पहले ऐसे हम वेल ग्रूम्ड अप दिखने चाहिए थे PT में जाने से पहले. सो इट स्टार्टेड विथ PT इन द मॉर्निंग, देन वापस आओ, फ्रेशन अप हो, then breakfast, then classes from like 9 to 5 classes चलती थी. उसके बाद कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटी या कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी 5 PM के बाद भी हमारा टाइम कंज्यूम करती थी. तो लबासना में आई वुड से इट्स अ वेरी हेक्टिक टाइम which teaches you discipline, and also you get to meet many people coming from different areas, different backgrounds, जो कि किसी एक कॉलेज में नहीं मिलता आपको. क्योंकि कॉलेज में सब या तो आप इंजीनियर्स के साथ रहते हो या फिर डॉक्टर्स के साथ रहोगे, बट यहाँ पे आपके साथ डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं. सो पीपल फ्रॉम ऑल द फील्ड्स. सो उससे काफ़ी ऐसे एक दूसरे के साथ में रहने की वजह से भी बहुत ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस डिराइव होता है. और सीखने को बहुत कुछ है लबासना में, अगर आप खुद से कुछ सीखना चाहें. जैसे आई एम अ वेरी बिग स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, तो मैं हमेशा सोचता था कि कुछ ना कुछ ऐसे नए स्पोर्ट्स सीखने की मेरे को शौक है. मतलब ऐसे आई वांट टू लर्न न्यू स्पोर्ट्स. तो लबासना में जाती ही माय टारगेट वाज टू लर्न टेनिस एंड हॉर्स राइडिंग.
तो Okay. आई वर्कड हार्ड ऑन इट, और अल्टीमेटली मेरे 10 months के लवासना के टाइम पे आई बिकेम अ वेरी गुड हॉर्स राइडर Great. एंड अ वेरी गुड एंड अ Okay. decent tennis player. Okay. So I think this is the major difference between the Pratik before Labasna and Pratik after Labasna. कि I got to learn two sports जो कि ऐसे normally आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलते, या सीखना थोड़ा difficult होता है. आपने स्पोर्ट्स की बात की, मुझे याद है कि कॉलेज में भी आपने एक बार एक स्टेज पे गाना गाया था, तो सिंगिंग में भी आपका इंटरेस्ट तो रहा है, उसको लेकर के लवासना में कुछ किया क्या? जी हाँ, लवासना में सिंगिंग भी किया है, डांस भी किया है, ड्रामेटिक्स भी किया है. तो आई थिंक स्कूल में भी मेरा ऐसा ही रहता था बचपन से ही. इनफैक्ट स्कूल में, कॉलेज में भी यू मस्ट हैव सीन कि आई यूज्ड टू बी like I used to take part in almost all the activities. तो लवासना में भी आई कंटिन्यूड दैट. स्पोर्ट्स में भी पार्ट लिया, ड्रामा भी किया, सॉन्ग्स भी किए, डांस भी किया स्टेज पे. सो इन दैट वे अगर इंजॉय करना चाहो तो लवासना इज़ अ वेरी फन टाइम, जब जहाँ पे आप जाके बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें एक ही स्टेज पे सब लोगों के सामने कर सकते हो. एक और परसेप्शन है बहुत सारे लोगों के बीच में कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को क्योंकि रूरल एरियाज में पोस्टिंग मिलती है, स्पेशली जो स्टार्टिंग का करियर रहता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस करना कितना आसान हो जाता है. एक तो आपने बोला जैसे कि आपको हर टाइम अवेलेबल रहना है, तो ये खुद में बहुत ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि पूरे जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा. तो इस सब के बीच में फैमिली को मैनेज करना, फैमिली के साथ में रख पाना और बच्चों के एजुकेशन का काम कर पाना, वो कितना डिफिकल्ट होता है? आई वुड से कि हाँ, इनिशियल पीरियड में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, नॉट नेसेसरली इन रूरल एरियाज, बट हाँ कई बार आप एकदम रूरल एरियाज में रहते हो. जैसे आई एम इन उत्तराखंड, तो हमारी हिली एरियाज में कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है तो यू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू फील सो. बट स्टिल काम इतना रहता है कि यू डोंट फील कि आपके पास अगर अपन काम करना चाहें तो आई डोंट थिंक कि पर्सनल टाइम का कुछ ऐसे स्कोप रहता है. सो इन सर्विसेज लाइक आईएएस एंड आईपीएस एंड इवन द अदर सिविल सर्विसेज, आई फील कि आप जितना काम करना चाहो आपको खुद को मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इनिशिएटिव लेना चाहते हो. तो जैसे आईएएस में डेवलपमेंट का इतना स्कोप है इंडिया में, सो अगर हम चाहें तो अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जो भी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है उसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बट स्टिल बहुत सारे जगह में एंगेज रह सकते हैं. सो काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब भी अकेला होता हूँ आई डोंट फील दैट लोनलीनेस, क्योंकि काम रहता है तो कहीं ना कहीं से ऐसे वो दैट इज सेट असाइड. And yes, I somehow feel you are right कि it sometimes get difficult to manage your personal life with your professional life, क्योंकि आप फैमिली से थोड़ा दूर रहते हो, be it your parents or spouse, आप थोड़ा दूर रहते हो. But then everyone has different challenges in their own careers. हैं IAS या IPS में आना, तो they have this thing in their mind कि उन्हें इस तरह से सर्व करना पड़ेगा. And this is just a small छोटा सा मतलब एक सैक्रिफाइस है जो वो कर रहे हैं, थोड़ा सा पर्सनल टाइम को कम रख के अपना प्रोफेशनल स्पेस को बढ़ा रहे हैं. हाँ, वैसे बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पब्लिक सर्विस है और इस सेक्रीफाइस जो आप लोग करते हैं उसको बहुत कम रिकॉग्निशन मिलता है शायद, क्योंकि एक जो इमेज बनी हुई है, परसेप्शन बना हुआ है, वो पूरी ब्यूरोक्रेसी को लेकर के भी एक ऐसा परसेप्शन रहता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे पब्लिक के साथ, और जो सेक्रीफाइसेस आप लोगों के हैं वो लाइमलाइट में आते नहीं कभी भी. तो खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे चल करके देखते हैं. तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे प्रिपरेशन के टाइम पर और वो कितना इंपॉर्टेंट था? हाँ, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था. वैसे इससे पहले फॉरेस्ट सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो फॉरेस्ट सर्विस में 2 ऑप्शनल थे, फॉरेस्ट्री और मैथमेटिक्स. सो आई चोज मैथमेटिक्स इन सिविल सर्विसेज बिकॉज स्कूल दैट्स व्हाई आई चोज मैथमेटिक्स बिकॉज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था इन सॉल्विंग मैथ क्वेश्चंस. तो कंफर्ट लेवल, अ गुड कंफर्ट लेवल विद दैट सब्जेक्ट वाज द मेन थिंग व्हाई आई चोज मैथमेटिक्स. एंड आई थिंक बाकी सबको भी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल फील करें, 1 साल 3 साल लगातार रोज पढ़ सकते हैं, तो उन्हें वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. ओके, तो कोचिंग कितना बड़ा एक इम्पैक्ट लाती है आपके प्रिपरेशन में और कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है? कोचिंग मुझे नहीं लगता आज इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. प्रॉबेबली कुछ मॉड्यूल्स कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं,
तो आई वुड नॉट कम्प्लीटली नेगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोचिंग, बिकॉज कोचिंग को आप एक थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में देखा जाने लगा है आज. But I think coaching is just teaching. If you find a good teacher at some place, and if that teacher can help you with your studies, so you should not hesitate to just take his services, ना, because he is just teaching you. तो ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या फिर किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल का कोई बहुत अच्छा टीचर हो या फिर कहीं बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, तो प्रॉब्लली वो थोड़ा सा पार्ट जिसमें इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है ना. अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो कई लोगों को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है. So somehow if they can find a good economics teacher, a good economics module at some coaching center, तो उन्हें वो ले लेना चाहिए. बट जेन्युइनली तभी लेना चाहिए जब वो खुद इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. Okay. तो ये केस टू केस, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है. लेकिन स्टूडेंट को पहले समझना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में खुद से नहीं पढ़ पाएगा. वैसे तो सारी जनरल चीज़ें हैं, अगर पढ़ना चाहे तो खुद से पढ़ सकता है, बट वो स्पीड अप हो जाता है. एक अच्छा टीचर हमेशा वो प्रोसेस स्पीड अप कर सकता है. Right. तो वो अच्छा टीचर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी मिल सकता है, आपका कोई भाई भी हो सकता है, आपका पेरेंट हो सकता है, आपको ऑनलाइन मीडिया के थ्रू मिल सकता है, यूट्यूब चैनल्स पे मिल सकता है. वो अच्छा टीचर, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो उसे कहाँ पे ढूंढना है और किस सब्जेक्ट में ढूंढना है. राइट. तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अपने काफ़ी एफर्ट लगाते हैं और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता. कई लोग ऐसे भी हैं जो 2 या 3 बार इंटरव्यूज देने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. तो उनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं बाद में. तो उनको आपका क्या सजेशन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, उनके पास बहुत नॉलेज है, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स लगाए हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आईएएस नहीं हुआ या कोई भी सर्विस में सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपीएससी सिविल सर्विस में, तो उनको क्या करना चाहिए लाइफ में? मुझे जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था या फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया सिविल सर्विसेज का, तो मैं एकदम नो रिग्रेट जोन में था तब, बिकॉज आई न्यू कि आई हैव गिवन 100% फॉर दिस एग्जामिनेशन. और पढ़ने से पहले भी मुझे पता था कि आई विल गो इन फुल थ्रॉटल, एकदम 100% दूंगा. और जब इंटरव्यू दे दिया उसके बाद भी मेरे को, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस था, ये पता था दिमाग में कि कहीं भी ऐसे मैंने खुद के साथ ऐसे गद्दारी टाइप नहीं करी ना, खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाया पढ़ते टाइम पे. तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं था उसके बाद. ऑब्वियसली सिलेक्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई, बट आई थिंक रिग्रेट नहीं था. इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आई फेल्ट वेरी सेटिस्फाइड टू लर्न. ये पढ़ाई नहीं मुझे जो इंसान बना दिया. आप तो जैसे बोले थे कि लबासना के बाद मेरे में क्या डिफरेंस था, मुझे लगता है कि पढ़ाई करने से पहले और पढ़ाई करने के बाद में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. जो प्रतीक था वो शायद वो पढ़ते पढ़ते ही प्रतीक बदल गया, क्योंकि उस पढ़ाई की वजह से आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, एक अच्छे सिटीजन बन जाते हो. तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग इतना खुल जाता है और वो पढ़ते पढ़ते भी आप में इतना कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि आप किसी भी फील्ड में उसके बाद भी जो भी आपको करने का मन हो वो आप आराम से कर सकते हो. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात से. मैं लवासना तो नहीं जा पाया, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि सारे ही लोगों को यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एंट्रेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली बहुत डाइवर्स सिलेबस रहता है और बहुत अच्छा आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाता है बहुत सारे एरियाज को लेकर के. तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे आपको लोग देखते हैं तो आपकी एजुकेशन पहले से अच्छी रही, फिर आप बैट्समैन गए, वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद फिर आप आईएएस बन गए. तो क्या कई लोगों का परसेप्शन होता है कि इन लोगों की लाइफ में तो कभी फेलियर्स आए नहीं, और अगर आए तो फिर ये लोग, इनको कभी कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा. तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने कभी खुद को डिमोटिवेटेड या कभी ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा फेलियर हो गया लाइफ में, और उससे खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा उस टाइम पर खुद को? आई थिंक फेलियर तो मेरी लाइफ में हर दिन मैं फील करता हूँ. कोई ऐसे क्वांटम डिफाइन नहीं किया जा सकता फेलियर का. मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में फेल होना लोगों को बहुत बड़ा फेलियर लगता है. लेकिन अगर हर दिन को एक चैलेंज की तरह लें, जैसे मैं अपन हर एक इंसान के साथ आई थिंक ऑन अ डे टू डे बेसिस रोज ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ सोचता है और वो नहीं कर पाता वो चीज़. तो आपका वो एटीट्यूड बन जाता है. अगर वो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है उन फेलियर्स को हैंडल करने में, वो डेली फेलियर्स या वीकली टारगेट्स कंप्लीट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप अपने फ्रेंड की किसी तरह से हेल्प नहीं कर पाए, या फिर आप किसी स्पोर्ट में अच्छा करना चाहते थे नहीं कर पाए, या फिर आप कोई डिबेट कंपटीशन में गए जीतना चाहते थे नहीं जीत पाए. ऐसा कोई भी फेलियर हो सकता है. तो वो जो स्कूलिंग के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, अगर
एक इंसान उन फेलियर्स को हैंडल करना सीख जाए, तो मुझे नहीं लगता सिविल सर्विसेज में भी अगर कोई फेल हो जाएगा तो वो उस फेलियर को बहुत बड़ा फेलियर समझेगा। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन्स एटीट्यूड कि वो अपने फेलियर्स को और सक्सेसेस को किस तरह से डील करता है। आई शुड टेक दी अदर पॉजिटिव आउट फ्रॉम इट, सो दैट आगे का हम जो भी कुछ करना चाहें वो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। थैंक यू वेरी मच प्रतीक, आपने हमारे लिए इस टाइम पर टाइम निकाला। और बहुत सारे लोग हैं जिनको डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, जिनको ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिल पाता है। खुद एक आईएएस ऑफिसर जब ये बताता है तो लोगों पर एक अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बहुत दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आगे कभी भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो पर्टिकुलरली आप जैसे लोग जो सर्विस में हैं वो आंसर कर पाएँ, तो मैं आपके पास फिर से आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी फिर से इसी तरह से मदद करेंगे। और साथ में इस टाइम पर आप लोग जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कोविड-19 के बीच में, मैं आप लोगों को पूरी शुभकामनाएँ भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के एफर्ट्स से बहुत जल्दी ही हमारा देश इस सारी समस्या से बाहर निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।